जय श्री राम। मैसूर दशहरा मेला व वृंदावन गार्डन भ्रमण। अपने पूर्व के एक वृत्तांत में मैंने बंगलौर और बंगलौर के आसपास की दर्शनीय स्थलों की अपनी अनुभूति का साझा किया था, किंतु यहाँ केवल 2 दर्शनीय स्थल मैसूर और वृंदावन गार्डन की चर्चा करना चाहूँगा। निस्संदेह ये दोनों स्थान अब तक के दर्शनीय स्थलों में सबसे आकर्षक और मनोहारी हैं। बंगलौर से मैसूर के लिए तब एक टैक्सी ओला की बुक की गई। अपनी कार तब तक नहीं थी। उस टैक्सी के ड्राइवर को यह समझाया गया कि यद्यपि जितना हमको ज्ञान था, हमने बुकिंग में उस बात का अनुमान रखा, लेकिन यदि आप कुछ और स्थानों को यात्रा क्रम में समेट सकेंगे तो हमें कुछ अतिरिक्त भुगतान करते कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वे इन रास्तों के, इन दर्शनीय स्थलों के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने दर्शनीय स्थलों की एक लंबी सूची हम सबके सम्मुख रखी और तब हम लोग अपनी ओर से प्रस्ताव किए कि इतने स्थानों का दर्शन हम लोग करना चाहेंगे। बंगलौर से निकलते ही 3-4 बड़े मंदिर, उनका दर्शन। उस क्रम में कुछ और दूरी एकाकीपन में, पियावान में खाली चलने के बाद एक राजसी ठाट का मंदिर, जिसे श्री रंगनाथ का मंदिर कहा गया, वहाँ ले जाकर उन्होंने हम सबको कहा कि ये मंदिर बड़ी प्रसिद्धि का मंदिर है, इसको लोग यहाँ देखते हैं, आप 1 घंटे लगाकर इस मंदिर को देखिए। मंदिर की भव्यता देखते बनती, जैसे किसी किले में आ गए हो, राजमहल में आ गए हों। इतना भव्य मंदिर। पास में मंदिर के अपने 4-6 हाथी, उनका अपना वैभव, उनकी साज सज्जा, यानी मंदिर साक्षात राजसी ठाट का मंदिर। पुरानी पत्थरों का बना यह मंदिर, मुख्य एक ही मंदिर, लेकिन कुछ और छोटे बड़े मंदिर, उन सब का दर्शन करते हम सबको 1 घंटे लगे। मुख्य मंदिर में श्री रंगनाथ यानी भगवान श्री हरि विष्णु का एक रूप, उसकी मूर्ति सजीव होकर जैसे बोल देगी। परंपरागत, न बहुत साज सज्जा, न बहुत वैभव पुराना, आज का अधुनातन कोई प्रयोग नहीं। और वहाँ सच्चे अर्थों में मंदिर कैसा होना चाहिए, इसको देख कर लगा, इस मंदिर को देख कर लगा। 1 घंटे के बाद हम पुनः मैसूर यात्रा के लिए प्रवृत्त हुए और तब उन्होंने कहा कि नगर में आने के बाद जितना समय आपके पास होगा उतना लगाइएगा। अभी सीधे चलते हैं चामुंडा मंदिर, जो मैसूर से थोड़ा बाहर है। आज अष्टमी का दिन भी है, वहाँ भीड़ होगी, पहले चल के दर्शन करना अच्छा रहेगा। दुर्गाष्टमी के दिन, शारदीय नवरात्रि के दुर्गाष्टमी का दिन, और उस दिन थोड़ी लंबी लाइन लगाकर और माता के दर्शन हुए। दक्षिण के मंदिरों में भी ये अलग अलग लाइन लगना, ये मन को कष्ट दे जाता। आप सामान्य जन हैं तो बड़ी पंक्ति में आइए, अपने ढंग से आइए। यदि आपके पास समय कम है और सुचारू रूप से चलना चाहते हैं तो अलग अलग टिकट, अलग अलग पैकेज, और यदि पर्याप्त पैसे खर्च करना चाहें तो पुजारी 2 मिनट के अंदर आपको मुख्य मंदिर के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। विग्रह सामने होगा, पूजा कराएंगे और आपसे पर्याप्त धन की याचना करेंगे। मैं अपने परिवार का मन बनाया और लंबी दूरी तय कर पंक्ति में लगकर और मंदिर के दर्शन के सामने जब प्रस्तुत हुआ, तब मन को यह संतोष हुआ कि हम थोड़ी याचना, श्रद्धा भाव से दर्शन कर रहे हैं। ऐसे उस एक मुख्य मंदिर का दर्शन कर कुछ समय वहाँ बिताने के बाद कुछ जलपान आदि करके, क्योंकि व्रत था उस दिन, मैं भी व्रत था, क्योंकि बहुत 9 दिनों का व्रत रहती, मैं आदि अंत के यानी प्रथम दिन और दुर्गाष्टमी का व्रत रहता। तो इस रूप में उस मुख्य मंदिर का दर्शन कर हम सब सीधे पहले चिड़ियाघर गए।
यहाँ का चिड़ियाघर बाकी नगरों शहरों के चिड़ियाघर से कुछ बहुत अलग तो नहीं था, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में सभी प्राणी प्रसन्न, खुश, किल्लोल अट्टहास करते दिखाई पड़े। मैंने देखा कि चिड़ियाघरों के जो प्राणी होते वे बड़े उदास निराश दिखते हैं, लेकिन यहाँ चाहे चिड़िया हो तो चाक रही थी, बंदर हो तो गुलाटी मार रहा था, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब बड़े प्रसन्न थे और अपने एक्शन, अपने कलरों, अपनी कलाबाजी से सबका मन मोह रहे थे। अन्य चिड़ियाघरों से यह चिड़ियाघर चिड़ियों के मामले में भव्य लगा। कुछ ऐसे प्राणी भी जो यहाँ मलयागिरी के जंगलों में होते, उनका भी वहाँ दर्शन हुआ, जिन्हें और पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैंने बताया ना कि इस चिड़ियाघर का यही वैशिष्ट्य था कि यहाँ के सभी प्राणी बड़े प्रसन्न दिख रहे हों, बड़े खुश दिख रहे हों। इस चिड़ियाघर के दर्शन के बाद हम सब मैसूर पैलेस यानी राजभवन गए। वहाँ राजभवन के सामने देखा कि कुछ हाथियों को सजाया जा रहा है। वहाँ बताया गया कि इन हाथियों से कई दिन पहले से एक शोभा यात्रा निकाली जाती और मुख्य यात्रा तो विजयादशमी के दिन होती। उससे जुलूस निकलता। मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इन सप्ताह 9 दिनों में यहाँ मैसूर के राजभवन के सामने एक से एक कार्यक्रम होते। हम लोग जब अंदर गए तो सोचे कि आज अभी अष्टमी है, आज इतना भीड़ नहीं होगी, इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शरीर छिलने जैसी भीड़, मुश्किल से अपने परिवार को सहेजता उस भीड़ से। और 2 घंटे बड़ी मशक्क़त के बाद कई स्थानों पर थोड़ा सफोकेशन, थोड़ी भीड़ के कारण कठिनाई भी हुई, लेकिन उस मंदिर के वैभव, उसकी कलात्मकता, उस सब को देखकर बड़ा संतोष हुआ। वहीं पुरानी याद टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब की याद हो आई, जिन्होंने बर्बस हिंदुओं पर अत्याचार किया था। जो टीपू सुल्तान कुछ लोगों के लिए वरेण्य हो सकता, लेकिन मैं उसे एक आतताई ही मानता। कर्नाटक में कुछ एरिया में टीपू सुल्तान को नायक मानते, लेकिन अधिकांश लोग उसका विरोध भी करते। ऐसे मुख्य मैसूर के उस राजभवन का दर्शन करने के बाद हम सब बाहर निकले। राजभवन के बाहर बड़ी सज्जा थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। ऐसा अनुभव और भी आया कि जहाँ भी यानी मैसूर में या फिर बेंगलोर में मूर्तियाँ तो नहीं सजती, लेकिन मूर्तियों के विकल्प में शायद कोई वाहन हो, शायद कोई गाड़ी हो जिस पर केले के स्तंभ हो और उससे सज्जा न की गई हो। चाहे सरकारी बस हो, प्राइवेट बस हो, छोटी मोटी गाड़ियाँ हों। कई लोग तो दोपहिया गाड़ियों में भी ऐसे 2 छोटे कदली स्तंभ को बांध लेते और ये उनके शुभता के लिए बड़ा मंगलकारी सिद्ध होता। ऐसे आधा पौन घंटा उस शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के बाद हम सब जब जलपान कर लिए, तब लगा कि काफ़ी विलम्ब हो गया है। मन तो ये था कि इसके यहाँ की भीड़ देखकर अब आगे वृंदावन गार्डन में हम क्या देखेंगे, लेकिन ड्राइवर ने उत्साह बढ़ाया, कहा कि देखिए, यद्यपि आप लोग थक गए हैं, लेकिन वृंदावन गार्डन को देखने का सही समय तो रात्रि में ही है। जब हम लोग वृंदावन गार्डन पहुँचे तो वहाँ की भीड़, टिकट घर पर भीड़, दर्शनार्थियों की भीड़ देखकर और हिम्मत टूट गई। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के प्रयास के बाद मेरे पुत्र अपेक्षित टिकट लाए और हम सब लाइन में लगकर अपने ढंग से चेकिंग कराते हुए और वृंदावन गार्डन में पहुँचे। और एक बार पहुँचने के बाद वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वृक्ष, पार्क, जलाशय, बड़े बड़े वृक्ष, इस सबसे सुसज्जित वह परिसर, और जैसा परिसर उसके अनुरूप रंग बिरंगे लाइटिंग की जो अद्भुत व्यवस्था थी, जो धरती पर वैज्ञानिकों यानी प्रकृति और मानवजन्य व्यवस्था का सुंदर संगम। एक और प्रकृति ने वहाँ सब कुछ दिया, दूसरी ओर मानव ने उसको और सुंदर सजाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। 2-3 घंटे लगे
और उस परिसर का दर्शन हो पाया। ऐसे दर्शन के बाद एक एक सदस्य हमारे परिवार के थक कर चूर हो गए थे, लेकिन इस वृंदावन गार्डन की प्राकृतिक सुरम्य वातावरण ने, वादियों ने मन को मोह लिया। सारी थकान दूर हुई। जब हम लोग अल्पाहार के बाद गाड़ी में बैठे तो भूख तो थी, लेकिन कहीं और रुकने का मन नहीं बना। सोचे कि घर पहुँच कर ही कुछ करेंगे। ये बात और थी कि अपने निवास तक आते आते रात के 11 या फिर और अधिक हो चले थे। इस प्रकार मैसूर, चामुंडा देवी का मंदिर और वृंदावन गार्डन, इन सब का दर्शन करने के बाद मन को जो आनंद की अनुभूति हुई वह अविस्मरणीय है, सुंदर है। दक्षिण वैसे ही सुंदर होता, लेकिन मैसूर की सुंदरता, राजसी ठाट और वहाँ का वैभव ये सिर पर चढ़कर बोलता है। वृंदावन गार्डन को तो भुलाया नहीं भूलता। बहुधा वृंदावन गार्डन कहने से मन में भाव था कि शायद यहाँ कृष्ण राधे की झांकी होगी, लेकिन यहाँ तो प्रकृति और मानव वैज्ञानिक क्षमता का सुंदर मणिकांचन योग था। ऐसे सुंदर स्थल यदि कोई बंगलौर आए तो अवश्य देखें। बंगलौर से लौटना यह प्रमाद होगा। मैसूर और वृंदावन गार्डन की एक दिवसीय या 2 दिवसीय यात्रा को अवश्य करना चाहिए। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अपने भारत के इन दर्शनीय स्थलों का आनंद उठाएं। जय श्री राम।